नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सहज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो हिंदी से है वो है हिंदी वर्णमाला। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें जो हमारा पहला टॉपिक था वो हिंदी वर्णमाला से ही था। उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर खूब अच्छे से देखेंगे और पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है और पूरी चीज़ों को एक स्टेप वाइज स्टेप हम लोग इसको सुनेंगे और समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि जो भी डिस्कशन करेंगे वो कॉन्सेप्चुअल वाला पहले डिस्कसन करेंगे और फैक्ट वाला बाद में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें समझने के लिए भी है और कुछ चीज़ें याद करने के लिए भी है। अगर एक बार आप सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो चीज़ों को आप अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ें बताना चाहूँ, जितना मैंने यहाँ पर बोर्ड में मेंशन किया है इतना ही हिंदी वर्णमाला में आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। बस इतना ही आपको हिंदी वर्णमाला में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वर्ण तालिका है। और वर्ण तालिका के अंतर्गत जब वर्ण तालिका हम लोग पढ़ते हैं तो वर्णमाला में दो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं हमेशा, वो है स्वर और व्यंजन। हमेशा पढ़ते हैं आप स्वर में आ ई उ ए। और जब व्यंजन में आते हैं उसमें आपके का से लेकर ज्ञा तक ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखें कि जो वर्ण है, वर्ण से हमारा शब्द बनना है, लेकिन इसका जो मूल है वो है ध्वनि। अब ध्वनि जो है वो तो सुनने में है। ध्वनि जो है क्या है, मूल है किसका, शब्द का। और जब शब्द का मूल है तो बिना ध्वनि के किसी शब्द की रचना नहीं सकती है। ये चीज़ दिमाग के अंदर आपको रखना है। तो अगर पूछ ले परीक्षा में कि शब्द निर्माण का मूल क्या है तो आप कहेंगे ध्वनि है। और ध्वनि वो चीज़ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी खंडित नहीं किया जा सकता, वह होती है ध्वनि। ठीक है। किसी भी शब्द को अगर भाषा की अगर हम बात करें, अलग अलग भाषा में देखें तो देखने में अलग चीज़ें, दिखने में वो ध्वनि अलग हो सकती हैं, लेकिन सुनने में जो ध्वनि होगी वो सेम रहेगी। जैसे कि हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करें इंच। अगर इंच शब्द देखेंगे तो इंग्लिश में देखेंगे तो इंच ऐसे लिखेंगे और हिंदी में देखेंगे तो इंच ऐसे लिखेंगे। ध्वनि में तो इंच, इंग्लिश में भी हिंदी में इंच लिख रहे हैं तो इंच ही बोल रहे हैं, इंग्लिश में पढ़े इंच ही है। लेकिन जब इसको देखते हैं भाषा के में, लिखने के रूप में देखते हैं तो दोनों चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं। बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप समझ नहीं सकते हैं। अब यहाँ हम सीधे आते हैं कि जब वर्ण पढ़ रहे हैं हम लोग तो वर्ण के अंदर स्वर हम देखने को मिल रहे हैं, व्यंजन देखने को मिल रहा है हमको। जब हम स्वर आते हैं तो स्वर में जब आ ई उ पढ़ते हैं तो उसमें भी स्वर दो प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्वर कितने प्रकार के हैं। यहाँ पर दो प्रकार के, एक मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक है हास्य स्वर, एक है दीर्घ स्वर। हास्य स्वर वो होते हैं जिसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं, जब उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें हम लोग कम समय लेते हैं तुलना में दीर्घ स्वर के। तो हास्य स्वर मतलब कि आ ई उ री, तो आ ई उ री देखेंगे ये बड़ी मात्रा इसमें नहीं लगी हुई है। तो जब आ ई उ री हम लोग पढ़ रहे हो तो वो सब आप मानेंगे हसर। जब हम लोग दीर्घ में आते हैं जिसमें हम लोग बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, तो यहाँ पर देखेंगे, मैं बता दूँ आपको बार बार कि यहाँ पर जो ए है और जो ए है ना, ये दोनों ही हैं शामिल दीर्घ के अंदर। ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे हम लोग ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ पढ़ते हैं तो छोटा ऊ को तो हम हास्य में रखे हैं, हास्य स्वर के अंदर रख रहे हैं, लेकिन बड़ा ऊ को हम लोग दीर्घ के अंदर पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से अगर ए और ए लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से नहीं काउंट करना है जिस तरह से ऊ और ऊ बड़ा ऊ को ले रहे हैं। इसमें दोनों ही मतलब कि ये ए और ये वाला बड़ा ए, ये दोनों ही दीर्घ के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, क्या देखिएगा। अब आते हैं हम लोग व्यंजन में। तो व्यंजन देखते हैं कितने प्रकार का है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये मुख्य जो है 5 प्रकार आपको व्यंजन में देखने को मिल रहे हैं। स्पर्श व्यंजन देखें जिसमें का वर्ग से लेकर पा वर्ग, ध्यान दें, का वर्ग से लेकर पा वर्ग। तो पा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ का वर्ग मतलब का खा गा घा अंगा, चा वर्ग चा छा जा जा या, और लास्ट में देखिए पा वर्ग पा फा बा भा मा। ठीक है, तो माँ तक, तो क वर्ग से लेकर पा वर्ग तक सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। और साथ में इंक्लूड करेंगे डा और ढा को, डा और ढा को। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन देखते हैं, इसमें सिर्फ है या रा ला वा, बस इतना ही याद रखना। अंतस्थ व्यंजन
या रा ला वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। जब उष्ण व्यंजन, जिसमें ऊष्मा का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रही हो, तो श श स हा, तो ये हो गया, तो इसमें 4 है। आगे देखें ज और फा, जिसमें 2 डॉट लगे हों, 2 हैं, ठीक है, नीचे की तरफ 2 डॉट देखने को ऐसे मिलेगा आगत व्यंजन में। संयुक्त देखें, संयुक्त में 2 वर्णों के मेल से जो आपका एक नया अक्षर बन रहा है उसे आप संयुक्त व्यंजन कहेंगे, या 2 व्यंजन कह सकते हैं, जैसे शा, त्र, ज्ञ और श्रा। तो छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 हैं। तो याद रखिएगा 4 संयुक्त व्यंजन, 4 उष्ण व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 27 आपके स्पर्श व्यंजन हैं। और जब हम अब देखेंगे यहाँ पर कि जब हम स्वर और जब हम व्यंजनों को काउंट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं, और व्यंजन जब काउंट करेंगे तो 41 व्यंजन देखने को मिलेंगे, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 52 आपको इसके अंदर, मतलब 52 आपको व्यंजन और स्वर मिला के इतने वर्ण आपको देखने मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो आप कहेंगे 52 वर्ण हैं। कितने हैं, 52 वर्ण। याद कर लीजिए कितने वर्णों की संख्या है, 52 वर्ण, 11 स्वर और व्यंजन 41। ठीक, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कैटेगराइजेशन किया गया है मुख्य रूप से। अब कुछ और जो साइड है उसको पढ़ लेते हैं, जैसे कि लुंठित व्यंजन, इसमें सिर्फ रा को लिया गया है। अर्ध स्वर या और वा, या वा तो हम व्यंजन में पढ़ रहे हैं ना, लेकिन इसको स्वर में या वो अर्ध स्वर के रूप में पढ़ते हैं। पार्श्विक व्यंजन ला, उत्क्षिप्त व्यंजन डा और डा हम लोग पढ़ते थे ना यहाँ पर, जिसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो कुछ अलग से कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, तो इसको आप मेमोराइज करेंगे कि लुंठित व्यंजन है, अर्ध स्वर या वा है, पार्श्विक व्यंजन ला है, उत्क्षिप्त व्यंजन डा और रा है। अब आते हैं कि हम कुछ व्यंजनों को अलग अलग आधारों पर डिवाइड करते हैं। देखते हैं क्या है, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन क्या है। स्वर तंत्रियों मतलब आपके गले के अंदर जहाँ पर स्वर तंत्रियों का इस्तेमाल हो और जहाँ स्वर तंत्रियों का इस्तेमाल ना हो। जब हम स्वर तंत्रियों का वाले गले के अंदर जो स्वर, जहाँ से हमारे राग निकलते हैं, स्वर तंत्रियों के वो स्वर ये राग जो निकलते हैं, अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वो सघोष व्यंजन कहलाएगा। सघोष मतलब आप स्वर तंत्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ पर स्वर तंत्रियों का इस्तेमाल ना हो उसे अघोष व्यंजन कहेंगे। कैसे, आइए देखें। ठीक है, स्वर तंत्रियों का इस्तेमाल जहाँ ना हो वहाँ अघोष व्यंजन होता है। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग मतलब का, खा, गा, गा, अंगा, का वर्ग, चा वर्ग, चा, छा, जा, जा, या चा वर्ग, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, टा वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, पा वर्ग। इस तरह से हर वर्ग है, और हर वर्ग के अंदर व्यंजनों की संख्या 5। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण, आइए देखते हैं प्रथम और द्वितीय वर्ण कैसे देखेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमने पहला वर्ग लिया, यानी का वर्ग लिया, तो का, खा, गा, घा और अंगा। तो का, खा, गा, अंगा मतलब प्रथम और द्वितीय, मतलब कि ये पहला और ये दूसरा, मतलब कि ये शुरुआत का दोनों जो है वो अघोष है। उसके अलावा और कौन सा अघोष है, फा, शा, स, सा, ये। तो इसके लिए ये क्या नाम डिजिट याद करेंगे, 12 मतलब 1 और 2 यानी 12 याद कर लिए। तो 1-2 नंबर पे जो है वो अघोष है, और फ, श, स है। सघोष क्या है, जहाँ पर स्वर तंत्रियों का इस्तेमाल हो, स्वर तंत्रियों का इस्तेमाल जहाँ पर हो उसे सघोष कहेंगे। उदाहरण के रूप में प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अब देखते हैं, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, का, घा, इया, का, गा, घा, घा, इया, ये है आपका। तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण में डा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, हा सभी स्वर इसमें होंगे। और यह है क्या, संघोष, यानी 3, 4, 5, 3, 4, 5 याद कर लीजिए। और इसके अलावा मतलब कि 3, 4, 5 यानी गा, घा, इया के अलावा जो है डा है, ढा है, जा है, या है, रा है, ला है, वा है, हा है, सभी स्वर है। संघोष 3, 4, 5। श्वास आ जाते हैं। श्वास माने यानी प्राण। इसकी मात्रा के आधार पर, जैसे कि अल्प प्राण,
अब देखिए श्वास मतलब सांस आने और जाने के आधार पर, ठीक है, जिसमें श्वास की मात्रा कम हो उसे अल्प प्राण, जहाँ श्वास की मात्रा ज़्यादा हो वहाँ महाप्राण। अब इसको कैसे याद करेंगे? प्रत्येक वर्ग, यानी जैसे कि वर्ग में मैंने फिर से भी बता दूँ, प्रत्येक वर्ग, जैसे का वर्ग की हम बात कर लें, का खा गा गा अंगा। चा वर्ग की अगर बात करें, चा छा जा झा इया। और टा वर्ग की बात करें, टा ठा डा ढा अड़ा। तो ये सब क्या है? ये सब वर्ग हैं। तो अल्प प्राण कहाँ कह रहे हैं? जहाँ वह प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम, प्रथम तृतीय और पंचम, यानी फर्स्ट, यहाँ पर है थर्ड और यहाँ है फोर्थ, ठीक है। ये देखिए अल्टरनेट पे, ऐसे याद करिए, अल्टरनेट पे जो व्यंजन आए, ऐसे याद करिए, अल्टरनेट पर जो व्यंजन आए वो सभी के सभी अल्प प्राण होंगे। चाहे तो डिजिट पे याद करें, चाहे इस तरह से याद कर लीजिए, 3 1 3 5 याद कर लीजिए, या फिर अकेले अल्टरनेट पे जो वर्ण आए वो अल्प प्राण, और इसके अलावा जो है वो सभी महाप्राण में आएंगे। यानी खा और गा में ज़्यादा श्वास इस्तेमाल हो रहा है, तो ये महाप्राण के अंतर्गत है। देख लेते हैं, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा श श स ह ऊष्म वर्ण या महाप्राण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण मैंने अभी शुरुआत में बताया था, ऊष्म व्यंजन श स स ह है, तो वो चीज़ याद रखेगा। स्थान के आधार पर व्यंजन देख लेते हैं। इसके आधार पर, स्थान के आधार पर व्यंजन, स्थान के आधार पर मतलब मुख के किस हिस्से में, मुख का कौन सा हिस्सा किस प्रकार के वर्ण यानी किस प्रकार के व्यंजन को बोलने में इस्तेमाल हो रहा है उसको देखेंगे। जैसे का वर्ग में कंठ, चा वर्ग में तालव्य, और या और शा साथ में याद कर लीजिएगा, ये बार बार बोल रहे हैं। चा वर्ग में, चा वर्ग के साथ है या और शा तालव्य यानी तालु से ऊपर। टा वर्ग और शा या ला पेट चढ़वा वाला सा मूर्धन, ठीक है। ता वर्ग में चले जाए तो दंत, इसके बाद पा वर्ग में चले जाए ओष्ठ। इसको कैसे याद करेंगे? क च ट त प, क च ट तप, और के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ याद करिएगा। स, अब देखिए यहाँ पर टा वर्ग श मूर्धन्य, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ, स ज य र ल, स ज य र ल ततस तत तब सर्य, इसको बोलेंगे तो सॉरी वत्सर्य बोलेंगे इसे। तो वत्सर्य कहाँ है? वत्सर्य आपके दांत के पीछे का स्थान जो होता है, मजबूत हिस्सा जो होता है दांत के पीछे का, उसे वत्सर्य बोलते हैं। इसे स ज र ल, सा ज र ल, इसे याद कर लीजिए। ये लड़के बहुत बच्चे जो होते हैं इसको बहुत कम याद कर लेते हैं। कचट KTMDO तो याद कर लेते हैं, बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध होता है। ये फार्मूला बहुत प्रचलित है, KTMDO, कचट तप, है ना। तो ये लोग याद तो कर लेते हैं, लेकिन अब परीक्षा में जो प्रश्न है अब ये इस ढर्रे पे नहीं पूछा जा रहा है। अब कुछ नए शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, नए वर्णों का इस्तेमाल करके प्रश्न पूछ रहा है। जैसे स ज र ल, इसको एक कोड में याद कर लिए, स ज र ल वत्सर्य। वत्सर्य मतलब दांत के पीछे का मजबूत स्थान, वहाँ वत्सर्य होता है आपका। व और फा मतलब दंतोष्ठ, व और फा दंतोष्ठ मतलब दांत प्लस ओठ दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो व फा ये याद करिए। हा जो है स्वर तंत्री। अब देखिए कचर तब KTMDO तो आप याद ही कर लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जहाँ से परीक्षा प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं वो है स ज र ल वत्सर्य, व फ दंतोष्ठ और हा स्वर तंत्री। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि यहीं से मेरिट बनेगी, यहाँ से मेरिट नहीं। मगर इसको याद करना इसलिए जरूरी है कि बाय द वे आसान क्वेश्चन भी आप गलत करेंगे तब तो फिर होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना चीज़ें समझ में आया होगा कि स्थान के आधार पर व्यंजन का उच्चारण मुख के किस हिस्से से हम कर रहे हैं। अब आते हैं नासिका, वायु के नासिका से निकलने के आधार पर। मतलब कि जब हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम बोलते हैं जिसमें मुख और नासिका दोनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, या सिर्फ नासिका का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या सिर्फ मुख का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर दोनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हम कैटेगराइज कर रखे हैं कि इसको भी डिवीजन कर दे रहे हैं। जैसे अनुनासिक, तो अनुनासिक कौन है, अनुस्वार कौन है
और निरानुनासिक कौन है? ध्यान देंगे। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है? जिसमें अनुनासिक मतलब दोनों हो, मुख और नासिका दोनों हो, ऐसा। अनुनासिक मतलब मुख और नासिका दोनों हो, वह जिसमें चंद्र बिंदी हो, मतलब चंद्रमा बना हो, चंद्रमा इस तरह से और उसके ऊपर बिंदी, तो ये है अनुनासिक, मतलब मुख और नासिका दोनों का इस्तेमाल हो रहा है बोलने में। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा। अब अनुस्वार, तो जिसमें अनुस्वार से बोल दे रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नासिका का इस्तेमाल हो रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ बिंदी लगती है, तो उसे अंगूर, अंगद, कंकड़, इस तरह एक उदाहरण है। अब आते हैं निरानुनासिक। निरानुनासिक मतलब कि जहाँ पर नासिका का इस्तेमाल ही ना हो, निरानुनासिक है, मतलब मुख है सिर्फ। तो ऐसा कोई शब्द जिसमें चंद्रमा, चंद्रबिंदी का इस्तेमाल ही ना हो, वो सभी क्या हो? निरानुनासिक। जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है? निरानुनासिक। तो देखिए कितनी कितनी चीज़ें मैंने यहाँ बताई आपको, जो व्यंजनों को, स्वरों को डिवाइड करती है किसी न किसी आधार पर। जैसे स्वर तंत्रियों के कंपन, तो स्वर तंत्री एक आपके दिमाग के अंदर है स्वर तंत्री, तो स्वर तंत्री कंपन हो रहा है, ठीक है भाई, कंपन हो रहा है, संघोष हो गया। नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, अघोष हो गया। कोड याद कर रखा है आपने 12-345। श्वास, सांस के आधार पर, थोड़ी सांस निकल रही है तो अलग प्रकार का व्यंजन, ज़्यादा सांस निकल रही है तो अलग प्रकार का व्यंजन। अब वो प्रकार क्या है? थोड़ी सांस है तो अल्प प्राण है, मतलब थोड़ी सांस मतलब कम प्राण है ना। महाप्राण में ज़्यादा प्राण मतलब ज़्यादा सांस निकल रही है, तो उस तरह से अल्टरनेट पर अल्टरनेट अल्प प्राण, बाकी बचा महाप्राण। ठीक है, ये चीज़ स्थान के आधार पर तो कचर तप है ही है। सजर अला यादी कर लीजिए, वाफा और हा कर लीजिए। सजर अला वत्सर, वाफा दंतोष्ट और हा स्वरतंत्री हो गया। ठीक है, अनुनासिक, निरानुनासिक और अनुस्वार मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है। और जितना मैंने ऑन द बोर्ड ये आपको चीज़ें बताई हैं, बस इतना ही अगर आप नोट कर लिए तो आप समझ लीजिए आपका वर्णमाला वाला चैप्टर पूरा तैयार है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चिन्हों के बारे में हम बताएंगे, पदचिन्ह, नया वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।